हेलो फ्रेंड्स, प्राइसलेस इंस्टीट्यूट पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में जानने वाले हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इनकी शुरुआत किस तरीके से हुआ। तो आज हम इन्हीं सत्याग्रह के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। गांधी जी की जो सत्याग्रह था ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो इनकी शुरुआत जानते हैं कहाँ से हुई थी। सत्याग्रह 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 की शुरुआत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ध्यान रखिए, सत्याग्रह की शुरुआत जो हुआ था वो अफ्रीका से अफ्रीका से हुआ था। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह शुरुआत हुआ था वो अफ्रीका से हुआ था, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे। ये 24 मई 1893 में 24 मई 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। ठीक है, गांधी जी जो है 24 मई 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे और यहीं पर नस्ल भेदी यानी गोरे और गोरे और काले के मध्य मतभेद। ठीक है, यहाँ पर जो गोरे और काले के बीच में मतभेद था ये अंग्रेजों को द्वारा, ब्रिटिश यानी ये अंग्रेज थे, इन्हीं के द्वारा जो है काले और गोरे के बीच में मतभेद किया जाता था और इन्हीं काले और गोरे के मतभेद को इन्होंने बड़े स्तर पर अफ्रीका में एक आंदोलन चलाकर दूर किया गांधी जी ने। ठीक है, यहाँ पर नस्ल भेदी आंदोलन। ठीक है, नस्ल भेदी यानी गोरे और काले के बीच में मतभेद था, तो इन्हीं को दूर करने के लिए गांधी जी ने अफ्रीका में बड़े स्तर पर सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। ठीक है, और यहीं पर जो है गांधी जी अफ्रीका में अफ्रीका में ही दो राजनीतिक संगठन की स्थापना की। कौन कौन सा था। पहला था फिनिक्स और दूसरा था नटाल। फिनिक्स की स्थापना जो हुआ था 1904 में किया गया था। ठीक है, और नटाल की स्थापना किया था 1894 में। ये दो ऐसे राजनीतिक संगठन थे गांधी जी के। ये दोनों कहाँ स्थापना किए थे, ये दोनों जो है अफ्रीका में स्थापित किए थे। ठीक है, तो यहीं से गांधी जी की सत्याग्रह की शुरुआत होती है और जब गांधी जी की वापसी होती है भारत। अब देखिए गांधी जी की वापसी कब होती है। गांधी जी की भारत वापसी। अब इनकी जो वापसी होती है ये होती है 9 जनवरी 1915 को
1915 को इनकी भारत में वापसी होती है। ठीक है, अब यहीं पे गांधी जी की जब वापसी होती है तो लगभग एक वर्ष, पूरे एक वर्ष 1916 यानी कि 1916, ध्यान रखिएगा 1916 में क्या करते हैं, एक वर्ष, पूरे एक वर्ष, पूरे एक वर्ष भ्रमण करते हैं, भ्रमण, भ्रमण, भ्रमण कहाँ करते हैं, ये बिहार जब आते हैं तो 1916 में वहाँ पर उसकी मतलब उस जगह का भ्रमण करते हैं। ठीक है, कारण क्या रहा वहाँ पर कि अफ्रीका से जब उनकी वापसी होती है भारत में तो एक वर्ष जो है बिहार, जहाँ पर किसानों के खेतों में ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती है, तो वहाँ पर एक साल जो है पूरा भ्रमण करते हैं। और उसके बाद जो है 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो 1917, ध्यान रखिएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। तो आज इन्हीं तीनों, एक तो जो गांधी जी की शुरुआती आंदोलन रहा चंपारण, अहमदाबाद और मिल, इन तीनों आंदोलनों के बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इन तीनों को हम जानते हैं। चलिए देखिए, ये सत्याग्रह है, लिखा हुआ है कि आपके इसके मतलब बताना है सत्याग्रह, क्योंकि पूछा भी जाता है कि सत्याग्रह का क्या मतलब है या सत्याग्रह क्या अर्थ है। तो यहाँ सत्याग्रह का मतलब आपको बताना है, लिखा हुआ है कि सत्य के मार्ग पर चलकर और शांतिपूर्ण, दिया हुआ है सत्य के मार्ग पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हथियार के लड़ने का मार्ग था, और यह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, यानी अगर आप सही हैं, आप सत्य हैं, अन्याय के खिलाफ की लड़ाई है, तो आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिखाया गया है कि कहा एक जन आंदोलन रहा, एक तो कहा है जन आंदोलन का रास्ता रहा, दूसरी बात है कि बिना किसी हथियार उठाए लड़ने का मार्ग था। तो ये आपको गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इन्हीं सत्याग्रह के 3 देखिए आंदोलन है। सत्याग्रह आंदोलन जो है वो 3 है, ये 3 आंदोलन है। पहला आपका दिया है, पहला आपका है चंपारण, दूसरा है आपका अहमदाबाद और तीसरा है खेड़ा। ठीक है, चंपारण जो है 1917 में रहा और अहमदाबाद 1918 में और खेड़ा 1918 में। ये दोनों जो है, ये दोनों, ठीक है, दोनों 18 में चला गया था, अहमदाबाद और खेड़ा। अब अगर दोनों पूछ ले कि दोनों है कहाँ, खेड़ा कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। और अहमदाबाद पूछ लिया जाए तो अहमदाबाद भी आपका गुजरात में है। ठीक है, ये दोनों आंदोलन गुजरात में ही था। ठीक है, तो आज इन्हीं तीनों आंदोलन के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, फिगर में दिखाया गया है चंपारण सत्याग्रह है, बेतिया मोतिहारी का है। तो इसमें आपको फिगर दिखाया गया गांधी जी की फिगर यहाँ पर दिखाया गया, ये आपके गांधी जी है। ठीक है, और इनके साथ कई सारे लोग इनके साथ हैं। ठीक है, ये बिहार के चंपारण का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ दिखाया गया है चंपारण सत्याग्रह बेतिया। ठीक है, तो इन्हीं आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला आपका चंपारण सत्याग्रह है 1917। तो यहां दिया हुआ कारण, यहां कारण क्या है, यहां
कारण दिया है कि सत्याग्रह का कारण है, करा कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या था कि गोरे बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया। अनुबंध का मतलब है एग्रीमेंट करा लिया गया, यानी कि जो खेत था इनका, किसानों का, इनके खेतों में एग्रीमेंट कराया गया, अनुबंध कराया गया कि इनकी जो भूमि थी, इनकी भूमि में नील की खेती करवाया जा रहा था, वो भी एक एग्रीमेंट के तौर पर, ठीक है। क्या था इसमें, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के लगभग कितना 3/20 हिस्से पर, यानी कितना है 3/20 हिस्से में नील, यहाँ मिल लिखा है तो यहाँ होगा आपका नील की खेती करना अनिवार्य था। यहाँ पर जो किसानों की भूमि थी, इनके भूमि पर 3/20 हिस्से पर किसकी खेती करवाना था, नील की, और किसके द्वारा, उन गोरे लोगों यानी कि अंग्रेजों को द्वारा, ठीक है। तो इनको कहा गया, यानी इसी को कहा गया 3 कठिया, इसी को कहा गया 3 कठिया पद्धति, ठीक है, 3 कठिया पद्धति। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 3 कठिया पद्धति क्या था। 3 कठिया पद्धति था जहाँ पर चंपारण में किसानों की भूमि में लगभग 3/20 हिस्से पर नील खेती कराई जाती थी, जिसका नाम था 3 कठिया पद्धति, ठीक है। देखिए यहाँ आपका दिया है कि जिससे 3 कठिया पद्धति कहा गया, ठीक है। इससे किसान छुटकारा पाना चाहते थे। भाई छुटकारा क्यों पाना चाहते थे, क्योंकि इनकी जो भूमि थी, एक बार नील खेती होने पर क्या उनकी भूमि बंजर हो जाती थी। इसी कारण जो है किसान अपने इस भूमि जो नील खेती कराए थे छुटकारा पाना चाहते थे। क्योंकि कारण क्या रहा है यहाँ पर कि जहाँ पर ये नकदी फसल उगाते थे, गन्ने की खेती करते थे, तो यहाँ पर इनकी भूमि में जब एक बार ये खेती हो जाती थी तो वहाँ भूमि बंजर हो जाती थी, कोई फसल उगा नहीं पाते थे। इस कारण जो है किसान इनसे छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है। देखिए जिसके परिणाम स्वरूप चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी यहाँ हम कह सकते हैं कि किसानों के एक बड़े मुख्य नेता थे, जो कि राजकुमार शुक्ल ने क्या गांधी जी को क्या किए, चंपारण बुलाने का फैसला किया। तो जो राजकुमार शुक्ल थे, गांधी जी को बुलाने का आग्रह किया कि भाई उनको पता था कि अफ्रीका में बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने सत्याग्रह चलाया था और वहां पर इनको ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। अब यही गांधी जी को जब बुलाएंगे तो इनसे ये होगा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हमारी सहायता कर पाएंगे। तो इसलिए इन्हें राजकुमार क्या किया कि इनको बुलाने का आग्रह किया, ठीक है, मतलब बुलाने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी अन्य नेताओं, अब देखिए नेता का नाम देखिए कौन कौन इनके साथ थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन से नेता थे, देखिए कि इसका नाम आपको पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन में कौन कौन से नेता इनके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, ये इनके साथ जो है चंपारण जा पहुंचे, चंपारण गए। देखिए 2-3 फैक्ट इसमें आपको यह भी जानना होगा। देखिए इसमें क्या है कि राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब देखिए एक और आपका है जेपी कृपलानी। ये जेपी कृपलानी कौन थे, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये कुछ इनके नाम है और इनके साथ ये सारे नेता चंपारण जा पहुंचे, ठीक है, इनके साथ। तो यही कह रहा है कि चंपारण पहुंचते ही अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया, ठीक है। अब किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और किसी भी प्रकार के दंड भुगतने का फैसला किया। देखिए यहाँ पर गांधी जी को रोका जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर इनको रोका जा रहा है, लेकिन ये बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमें कुछ भी भुगतना पड़े, किसी प्रकार के दंड हो हम भुगतेंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या किया कि कोई भी दंड भुगतने के तैयार थे और गांधी जी दृढ़ता के सम्मुख अंग्रेजी सरकार को विवश कर गए, यानी कि कर दिए।
उनको अंग्रेजों को झुकना पड़ा इनके सामने, ये विवश कर दिए, क्योंकि ये दृढ़ता, यानी दृढ़ता का मतलब ये कहीं ना कहीं दृढ़ हो गए कि हम जाएंगे ही नहीं, हम छोड़कर चंपारण नहीं जाएंगे, हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, क्योंकि उनकी भूमि पर ही जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है। इस कारण जो है गांधी जी ने एक बड़े स्तर पर इन्होंने क्या किया कि एक आंदोलन चलाया, चंपारण सत्याग्रह, ताकि किसानों को यहाँ न्याय मिल पाए। ठीक है, न्याय मिल पाए। देखिए यहां कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी सरकार ने अपना आदेश वापस लेने और गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। यहाँ अब क्या देखो, अंग्रेज भी मान गए, ठीक है जाइए आप चंपारण जा सकते, छूट दे दीजिए। यहाँ पर गांधी जी को कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिकारियों ने अपना आदेश वापस ले लिए और गांधी जी को कहाँ, चंपारण जाने के लिए अनुमति दे दिए कि हाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्प ले कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा और गांधी जी चंपारण गए। अब देखिए कह रहा है कि इसी बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया और गांधी जी भी इसके सदस्य बनाए गए थे। तो यानी एक कमेटी बना, एक कमेटी के द्वारा इनको भी शामिल किया गया कि उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या किस तरह से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है बिहार के किसानों के साथ। तो एक कमेटी बनाकर जो है जांच किया गया। हुआ क्या कि गांधी जी को भी आयोग का सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि 3 कठिया, अब 3 कठिया पद्धति है, यानी कि 3/20 हिस्से पर जो खेती कराई जा रही थी, इस पद्धति को समाप्त करना चाहिए। ये गांधी जी का विचार था कि अब ये समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक गलत तरीके से किसानों की भूमि पर खेती कराई जा रही थी, इसलिए यहां पर इनको समाप्त करने के लिए जोर दे रहे थे। ठीक है, तथा किसानों से अवैध रूप से, अवैध मतलब गलत तरीके से, ठीक है, वसूला गया पैसा उन्हें हर्जाना के रूप में वापस दिया जाना चाहिए। तो यानी वहां के जो चंपारण किसान थे उनसे जो गलत तरीके से पैसे लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो पैसे किसानों से गलत तरीके से लिए जा रहे थे उनको वो वापस करिए, ये गलत तरीका था। तो इसलिए हर्जाने के रूप में उन्होंने कहा कि उनको वापस करिए। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये गोरे बागान मालिक जो थे अवैध वसूली कितना परसेंट भाई, 25%, ये 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए। देखिए यहाँ पर गांधी जी अगर चंपारण नहीं पहुंचे होते, वहाँ किसानों को जो अन्याय हो रहा था वो न्याय इनको नहीं मिल पाता, क्योंकि गांधी जी इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई भी करके आए हुए थे, क्योंकि अच्छे खासे जानकार थे, वकील थे, उनको कानून भी पता था। क्योंकि वहाँ किसान जो थे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण जो है अंग्रेज उनके साथ जो है गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे। इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया कि एक तो वकालत होने के साथ साथ उन्हें कानून पता था, इस कारण उन्होंने कहा कि जो अवैध तरीके से उनसे पैसा लिया गया है उन पैसे को वापस किया जाए। अब यानी यहाँ पर कितने, यानी जो अंग्रेज थे, जो गोरे बागान थे जो कि उनसे खेती करवाते थे उनकी भूमि पर, तो कितना % हिस्सा, यानी कि 25%, ये 25% ही हिस्सा जो किसानों को क्या किया, लौटाने के लिए अंग्रेज तैयार हो गए। और इस प्रकार से गांधी जी का यह पहला आंदोलन है चंपारण का, ये बहुत सफल रहा। ये पहला आंदोलन गांधी जी का सफल रहा और यहाँ से गांधी जी को धीरे धीरे अब ख्याति प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे गांधी जी जो है आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक आंदोलन अपना चलाते गए और गांधी जी को अब भारत में धीरे धीरे लोग इनको जानने लगे। जो नहीं जानते थे धीरे धीरे अब वो भी उनको जानने लगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ किसानों के लिए एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पहला गांधी जी का चंपारण आंदोलन। अब यहाँ अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था, तो पहला आंदोलन आपका ये चंपारण था 1917 का। अब कहाँ था, ये कहाँ हुआ था, ये बिहार में हुआ था। तो गांधी जी का सफल आंदोलन यह रहा चंपारण का। ठीक है, देखिए यहां पर आपके दूसरा आंदोलन है। दूसरा आंदोलन बताया ना कि 1918 में अहमदाबाद, ये अहमदाबाद गुजरात में है और यहीं पर अहमदाबाद में ही प्लेग बीमारी फैलने के कारण यहाँ पर जो वहाँ पर मजदूर थे काम करने वाले वो सारे कारखाने छोड़कर जाने लगे। क्योंकि ये अब सोचने लगे कि हमारा जान यानी हमारा जो जीवन बचा रहेगा तो हम पैसे कमा लेंगे। लेकिन प्लेग की बीमारी जैसे आज हमारे यहाँ 1920 में कोरोना फैला था ना, वैसे ही अहमदाबाद में एक प्रकार का प्लेग बीमारी था
ये प्लेग बीमारी इतनी तेजी से फैलने लगा कि सारे मजदूर जो है कारखाने छोड़कर भागने लगे। और जो मालिक था वो घबरा गया कि अब जब सारे मजदूर चले जाएंगे तो हमारे उद्योग में यानी कारखाने में कौन लोग काम करेंगे। तो मालिक ने क्या किया कि मजदूरों को लालच दिया कि छोड़ कर ना जा पाए और हमारे यहाँ काम करते रहें। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पैसा उसका बढ़ा कर देंगे। तो मजदूरों का भी एक मांग था कि हमें पैसा बढ़ा कर नहीं, हमें उसका दूना बोनस चाहिए। उन्होंने कहा हमें 50% बोनस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, ठीक है, ये आंदोलन जो था, ये आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। 1918 में चलाया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके आंदोलन। अहमदाबाद, देखिए कह रहा है कि अहमदाबाद मिल आंदोलन कब चलाया गया था? 1918 में। देखिए कारण क्या रहा कि यहां दिया कि मिल मालिकों, मिल देखिए कारण क्या रहा है कि मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को, देखिए यही कारण है यहाँ पर, प्लेग बोनस को लेकर जो यहाँ विवाद था। ये विवाद था प्लेग बोनस को लेकर, क्योंकि ये यहाँ पर इतना तेजी से प्लेग फैल रहा था कि ये मालिक चाह रहे कि हमारे यहाँ मजदूर छोड़कर ना जाए और हमारे यहाँ काम करते रहे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है प्लेग बोनस विवाद का कारण रहा। ठीक है, कह रहा है कि चंपारण के बाद गांधी जी ने मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल पर हस्तक्षेप किया, यानी कि इंटरफेयर किया। पहला आंदोलन चंपारण था, दूसरा था अहमदाबाद। तो दूसरा जी गांधी जी का आंदोलन का ये अहमदाबाद, यहां पर आकर जो है हस्तक्षेप किए। क्या रहा यहाँ पर? गांधी जी ने कहा कि मजदूरों को हड़ताल पर जाने और लगभग 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने लगे। चलो ठीक है, तुम 50% नहीं दोगे तो कम से कम 35% दो। यहां बात तो बने, क्योंकि गांधी जी क्या कि हमारे मिल मजदूरों की और जो मिल मालिक थे दोनों के काम मीडिएशन काम करते थे, मध्यस्थता का काम करते थे। तो इसलिए यहां पर देखिए तो गांधी जी क्या करें, मजदूरों के साथ आए और कह रहे हैं कि चलो तुम 50% नहीं दो तो उसके साथ 35% बोनस की मांग करने लगे। ठीक है, जबकि मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए ही राजी थे। यहां देखिए मजदूर कितना मांग रहे हैं? 50%, लेकिन यहां पर गांधी जी कह रहे हैं कि 35% बोनस यहां मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मालिक क्या कर रहे हैं? मालिक कितना देने के लिए तैयार है? 20%। अब यहां पर इनके साथ जो अहमदाबाद आंदोलन था, इनके साथ कौन कौन जुड़े हुए थे? तो यहां कह रहा है कि अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई की बहन कौन थी? अनुसुईया बेन, अनुसुईया बेन थी। अब देखें कि अनुसुईया बेन कौन थी? तो अनुसुईया बेन जो थी अंबालाल साराभाई की बहन थी। इन्होंने भी क्या है कि इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान दिया। यानी अंबालाल साराभाई, अनुसुईया बेन, इन दोनों, यानी कि जो अनुसुईया बेन थी अंबालाल साराभाई की बहन थी, इन्होंने, इन दोनों ने भी गांधी जी के इस आंदोलन में क्या किया कि योगदान दिया। ठीक है, अब यह कह रहा है कि इसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया? भूख हड़ताल पर बैठ गए, क्योंकि गांधी जी वैसे भी कमजोर इंसान थे, वो बंदूक लेकर चल ही नहीं सकते, उठा ही नहीं पाएंगे। कारण यही ना कि वो डंडे लेकर चल रहे थे। तो इसलिए ना कि उनको भाई उतना ताकत भी नहीं कि वो शरीर से लड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए यानी क्या कि भूख हड़ताल कर दिए। ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिससे मिल मालिक विवश होकर लगभग 35% प्लेग बोनस, ठीक है, 35% प्लेग बोनस का फैसला सुनाया। और ठीक है, यानी यहां पर गांधी जी का जब भूख हड़ताल पहला था, ठीक ध्यान गया, भूख हड़ताल, ठीक है, यह गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था अहमदाबाद में, क्योंकि ताकतवर तो थे नहीं कि यहाँ ताकतवर है किसी लोग हम लड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ गांधी जी का चलो नहीं दोगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे। तो ये कारण रहा यहाँ पर। ठीक है, इस कारण यहाँ पर कितने भाई कितना देने लगे? ये यहाँ पर 35%। बात होगा कि देखिए यहाँ बात भी किए हैं, चलो ठीक है, तो 50 नहीं होगा तो 35% दो हमको,
लेकिन यहाँ अंग्रेज 20% दे रहे हैं, देने के लिए तैयार है, लेकिन लास्ट में क्या है कि अंग्रेज को मानना, गांधी जी के सामने झुकना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुमको 20% नहीं देंगे, हम तुमको 35% ही देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर गांधी जी का दूसरा आंदोलन रहा, क्योंकि देखिए गांधी जी का पहला आंदोलन जब भूख हड़ताल यही अहमदाबाद हुआ था। ठीक है, तो ये सफल दूसरा आंदोलन था गांधी जी का, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है आपका, अगर क्लास 10 में है तो ये आंदोलन पूछे भी जाते हैं गांधी जी के। ठीक है, तो ये दूसरा आंदोलन रहा गांधी जी का सफल आंदोलन। ठीक है, अगले को जो आंदोलन है आपका खेड़ा आंदोलन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेड़ा भी गुजरात में चलाया गया था। खेड़ा में क्या था, जैसे बिहार में हमने पढ़ा था, बिहार में किसानों के लिए भी आंदोलन था, और यहाँ खेड़ा में भी ऐसा ही आंदोलन था किसानों के लिए। वहां पे क्या कारण था, वहां पर कारण ये था कि कारण वहां पे इस तरह की वहां की फसल बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण जो है वहां पर टैक्स नहीं दे पा रहे थे। देखिए थोड़ा जाते हैं विस्तार में, देखते हैं क्या दिया है। देखिए खेड़ा आंदोलन, ठीक है, दिया है खेड़ा आंदोलन। अब पूछ लिया खेड़ा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, कहां हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो 1918 में हुआ था, कहां हुआ था, तो गुजरात, ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो ये 3 आंदोलन गांधी जी के रहे। अब यहीं पे आपको विस्तार से समझा पाते हैं। देखिए खेड़ा आंदोलन का कारण क्या रहा। देखिए कारण क्या है, कारण कि 1918 में भीषण अकाल के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में, कहां पे भाई, गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई। पूरा फसल किसानों का एकदम समाप्त हो गया, खराब हो गया। ठीक है, फिर भी अंग्रेजी सरकार ने किसानों से मालगुजारी का मतलब एक टैक्स के रूप में जो पैसे वसूला जाता था। ठीक है, तो मालगुजारी वसूल करने को प्रक्रिया जारी रखा। देखिए यहाँ पर किसान का फसल बर्बाद हो गया, लेकिन अंग्रेज को चाहिए टैक्स, पैसे चाहिए, चाहे उनको फसल उनका हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो इसलिए उनको टैक्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि राजस्व संहिता के अनुसार, ठीक है, करा कि राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन, कुल उत्पाद यानी सामान जो आपका फसल उत्पादन किया जा रहा है उसका उत्पादन यानी कितना 1/4 से कम हो, तो 1/4 से कम हो तो किसानों का राजस्व पूरी तरह माफ कर दिया जाना चाहिए। ऐसा यहाँ बात हुआ था अंग्रेजों के बीच में, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज को मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि फसल बर्बाद हो जाने के बाद जो है वो टैक्स देने के काबिल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 1/4 से कम अगर फसल कम होता है तो वो टैक्स नहीं देंगे, उनको जो पूरी तरह से राजस्व को माफ कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, किंतु हुआ क्या कि सरकार ने किसानों को राजस्व माफ करने से मना कर दिया। ठीक है, सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का यानी टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो किसानों की जो संपत्ति है जब्त कर ली जाएगी। ये बात यहाँ कहने लगे अंग्रेज। ठीक है, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने और सरकार के दमनकारी जो कानून थे उनके खिलाफ संघर्ष करने के प्रेरणा दी। देखिए यहाँ गांधी जी यहाँ भी आते हैं, इनको भी प्रेरणा दे रहे हैं, किसको, किसानों को। कह रहे हैं कि ठीक है आप टैक्स मत दीजिए, उनसे अब हम क्या करेंगे, उनका संघर्ष करेंगे, उनका विरोध करेंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है गांधी जी वकील थे पेशे से, कानून जानते ही थे। यहाँ लिखा भी है कि अगर 1/4 से भी कम अगर किसानों की फसल कम होती है तो वो टैक्स नहीं देंगे पूरी तरह। ये बात भी हुआ था अंग्रेजों के बीच में, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज यहाँ नहीं मान रहे थे, तो इसलिए गांधी जी ने उनको क्या किया कि उनको राजस्व देने से मना कर रहे थे कि तुम लोग टैक्स मत देना, हम क्या करेंगे, सरकार का दमनकारी जो कानून है उनका हम संघर्ष करेंगे, उसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता, देखिए अधिवक्ता कि देखिए उस समय हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े वकील हुआ करते थे, जैसे सरदार पटेल थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे और लाला लाजपत राय थे। ऐसे ऐसे महान वकील थे जो कि अच्छे कानून जानते थे। उसमें से हमारे पटेल जी बहुत
तेज तरार वकील थे, बहुत तगड़े थे कि जब हमारे भारत का जब बंटवारा हो रहा था, जो 562 देशी रियासत थे, तो उन्होंने भारत को एकीकरण का महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि ये सारे जो बड़े बड़े रजवाड़े वाले क्षेत्र थे, उन्होंने भारत में विलय किया, भारत को एक कर दिया, यानी इनको भारत का एकीकरण का जनक कहा भी जाता है। ठीक है, तो अगर पटेल जी ने होते तो हमारा भारत भी आज कई खंडों में विभक्त होता, बढ़ जाता, और जैसे आज पाकिस्तान बटा हुआ है, आज हमारा भारत भी बढ़ जाता। तो इस कारण यहाँ पर यह है कि हमारे युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, यहाँ वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा गांव का दौरा किया, यानी वो पहुंचे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि ये सारे कुल लोग तो अधिवक्ता थे, पेशे से वकील थे। सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल को देखिए, सरदार पटेल को भारत का एकीकरण, भारत का एकीकरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत को एक किया, जो 562 देशी रियासतें उनको विलय की, विलय मतलब एक करके भारत में मिला लिया। लेकिन 3 राज्य नहीं आ रहे थे, जम्मू कश्मीर नहीं आता, जूनागढ़ नहीं आ रहा था, हैदराबाद नहीं आ रहे थे, लेकिन इनको भी अपने तरीके से मिला लिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए ये युवा अधिवक्ता थे। गांधी जी ने किसानों को लगान ना अदा करने की शपथ दिलाई, चलो तुम टैक्स मत दो, टैक्स मत दो तुम, हम देखते हैं, हम तो उनसे उनका विरोध करेंगे। यहाँ बात हुआ था कि 1/4 अगर फसल नहीं होती है तो हम टैक्स नहीं देंगे, हमें टैक्स फ्री हो। तो यहाँ बात गांधी जी ने कि टैक्स न देने की मना किया, कि टैक्स नहीं देना है। ठीक है, देखिए, तो गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे तो लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा, देखिए कर रहे गांधी जी, यहाँ गांधी जी क्या कर रहे हैं, गांधी जी कर रहे हैं कि घोषणा, क्या घोषणा किया कि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे तो लगान देने में जो सक्षम किसान है स्वेच्छा से अदा कर देंगे। देखिए, अब यानी इनका कहने का मतलब क्या है गांधी जी का, ठीक है, जो अगर छोटे किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको टैक्स मना कर दीजिए, उनका माफ कर दीजिए। अब जो सक्षम किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, वो क्या करेंगे, अपने इच्छा से टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि सक्षम किसान, ठीक है, सक्षम किसान स्वेच्छा से अपना लगान अदा कर देंगे। यहाँ पर गांधी जी वहाँ यही बात कर रहे हैं कि अगर जो टैक्स है, जो गरीब किसान हैं, जिनके पास जो फसल बर्बाद हो चुका है, उनकी टैक्स माफ कर दीजिए, बाकी जो बड़े किसान हैं उनको टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो दे पाएंगे उस अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। तो इसलिए यहाँ पे भी ये गांधी जी का जो आंदोलन था सफल रहा। ये शुरुआती गांधी जी का 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आंदोलन रहे जो कि सफल है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 आंदोलन है गांधी जी के शुरुआती आंदोलन। तो ये तीनों आंदोलन के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, ये तीनों आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तीनों आंदोलन गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। ये बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।